दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। देखो, आप सभी के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, खाली मेरा नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? कर लो भाई। किसी जमाने में शर्मन एक ठीक ठीक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उसने ये मान लिया था कि वो SRK से बड़ा सुपरस्टार है, जिस तरह से बॉलीवुड में सभी किया करते हैं। एक वक्त था जब विवेक ओबेरॉय ये मानता था कि उससे बड़ा सुपरस्टार ही कोई नहीं है। एक वक्त था जब इमरान हाशमी ये मानता था कि उससे बड़ा सुपरस्टार ही कोई नहीं है। एक वक्त था जब इमरान खान ये मानता था कि उससे बड़ा सुपरस्टार ही कोई नहीं है। तो जब कभी इसकी दुकान ठीक ठीक चल रही थी, उसी वक्त इसको एक फिल्म मिल गई जिसका नाम था फरारी की सवारी। और शर्मन ने ये मान लिया था कि उसकी ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और इसके बाद बॉलीवुड में सबसे बड़ा सुपरस्टार यही लड़का होगा। मुझे याद है उस वक्त मैं वीडियो रिव्यू नहीं किया करता था, लेकिन मैंने कहा था कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होगी और इस लड़के का भी वही हाल होगा जो बाकी सारे ऐसे लड़कों का बॉलीवुड में आज तक हुआ है। शर्मन का दिमाग इतना खराब हो गया था कि उसने रोहित शेट्टी से कह दिया था कि मुझे तेरी फिल्म नहीं करनी, क्योंकि शर्मन तो उस वक्त जमीन से 1.5 फीट ऊपर चला करता था, जमीन पे पैर थे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है किसी को भी कुछ भी कह रहा था। उसी वक्त में और भी बहुत सारे निर्माताओं ने इसको अपनी फिल्में ऑफर की और इसने मना कर दिया। फरारी की सवारी रिलीज हुई, डिजास्टर हो गई और उसके बाद जो है किसी ने भी इसको फिल्म ऑफर नहीं की। ठीक उसी तरह जैसे कि बॉलीवुड के बाकी के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स बर्बाद हो गए थे, अपने घर बैठ गए थे, ये भी अपने घर बैठ गया था, बात खत्म। अब जाहिर सी बात है एक आदमी घर पर बैठे बैठे कब तक खाएगा। और कुछ सालों के बाद इसने कुछ C और D ग्रेड फिल्में की और जाहिर सी बात है वो तो चलनी ही नहीं थी। उन फिल्मों के बाद फिर घर बैठ गया और फिर CD ग्रेड फिल्में भी मिलना बंद हो गई। और बॉलीवुड में जिसका भी करियर बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको फिर याद आता है सल्लू भाई यानी कि बुढ़ऊ भाई। तो शर्मन ने भी किया जो सब किया करते हैं। शर्मन बुढ़ऊ के पास गया और उससे कहा कि भाई कई सालों से घर पर बैठा हुआ हूं, कोई काम नहीं है, तो अगर आप कोई काम दे देंगे तो मेरा कैरियर पटरी पर आ जाएगा। बुढ़ऊ ने अपने मन ही मन में कहा कि भाई साहब, मैं तो पता नहीं आपके जैसे कितनों का कैरियर खत्म कर चुका हूं, बर्बाद कर चुका हूं, तो भाई साहब आपको थोड़ा ही छोड़ने वाला हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बुढ़ऊ ने उसी वक्त शर्मन को बताया कि तुम सिकंदर में ये रोल कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि शर्मन ने बुढ़ऊ के पास जाने से पहले स्टडी नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा कि कितने लोगों का उसने कैरियर खत्म कर दिया है। आज तक बुढ़ऊ ने जितने लोगों को भी लॉन्च किया है, भाई साहब सब के सब घर बैठे हुए हैं। जितनी लड़कियों के साथ काम किया है सब की सब घर बैठी हुई है। और शर्मन जोशी के कैरियर की भी ये फिल्म सिकंदर आखिरी फिल्म है। इसके बाद इस लड़के को आप जिंदगी में कभी किसी दूसरी फिल्म में नहीं देखेंगे। शर्मन जोशी का कैरियर खत्म होगा ये बात अलग रखते हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि बुढ़ऊ अपनी फिल्म की कास्टिंग भी खुद ही किया करता है। डायरेक्टर को ये तो बुढ़ऊ बताता ही है कि कहानी क्या होगी, स्क्रिप्ट क्या होगी, गाने क्या होंगे। डायरेक्टर को यह भी बताता है कि यह रोल ये एक्टर करेगा। आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी सब कुछ अपनी फिल्म का खुद ही करता हो, उस आदमी की कोई भी फिल्म कैसे चल सकती है, हिट कैसे हो सकती है। तो जिस दिन भगंदर डिजास्टर हो जाएगी उस दिन किसी को भी किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस फिल्म का सारा ब्लेम बुढ़ऊ के सर पर होना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का सब कुछ बुढ़ऊ ने ही किया है। पहली पत्नी से आमिर को 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जुनैद और दूसरी लड़की है ईरा। ईरा की शादी हो चुकी है और काफी बड़ी है, समझती है अच्छा बुरा। तो अब जब आमिर अपनी नई गर्लफ्रेंड को दुनिया के सामने लाया, दुनिया को बताया कि भाई अब मेरी गर्लफ्रेंड ये है जिसका एक 6 साल का बच्चा है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो बच्चा आमिर खान का ही है। तो ये सब जानकर देखकर ईरा बेचारी बहुत ही परेशान हो गई, बहुत ही नाराज हो गई। वो आमिर खान से मिली और उसने आमिर खान से सिर्फ इतना ही पूछा कि आप हमें एक ही बार बता दीजिए कि आपकी और कितनी पत्नियां हैं, कितने बच्चे हैं, ताकि हम दुनिया को बता दें और दुनिया हमें एक ही बार ट्रोल कर ले। क्योंकि आप हर 2-4 साल के बाद एक नई गर्लफ्रेंड को दुनिया के सामने लॉन्च करते हो, दुनिया हमारी ट्रोलिंग करती है, हम ये ट्रोलिंग और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है। और मेरे ख्याल में ईरा ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आमिर खान को 60 साल की उम्र में थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। जिस दिन से ड्राकुला जैसे दिखने वाला चहल और धनश्री अलग हुए हैं, तब से हंगामा मचा हुआ है कि चहल ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं, 60 करोड़ रुपए दिए हैं, 70 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ऑफिशियल हो गया है कि चहल ने कितने पैसे दिए हैं। चहल ने धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए दिए हैं सिर्फ।
और मेरे ख्याल में ये अमाउंट कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जिस पर हंगामा होना चाहिए। इतने पैसे तो लड़की को मिलने ही चाहिए। एक कहावत है कि जब मुसीबत आती है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ रानिया राव के साथ हुआ। रानिया राव को तो आप जानते ही हैं, जो बेंगलोर में सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी हीरोइन। जिस दिन ये एक्ट्रेस अरेस्ट हुई थी उसी दिन इसके फादर ने कह दिया था कि ये मेरी सौतेली बेटी है, इसकी शादी हो चुकी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये क्या करती है क्या नहीं करती है। और जब पुलिस ने रानिया के हस्बैंड के खिलाफ भी केस दर्ज किया तो रानिया के हस्बैंड ने भी ये कहा कि मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मेरी शादी जरूर हुई थी लेकिन हम दोनों सेपरेट हो चुके हैं, हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये मेरे साथ नहीं रहती तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता। तो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार ये कह चुका हूं कि जिंदगी में आपके ऊपर जब सबसे बड़ी मुसीबत आएगी उस वक्त अगर आपके साथ कोई खड़ा होगा तो वो आपका माँ बाप होगा। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में माँ बाप ही है जो अपने बच्चों को बिना किसी लालच के प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। अगर आप 100% गलत होंगे, सारी दुनिया भी आपका साथ छोड़ देगी, तब भी आपके माँ बाप आपके साथ खड़े रहेंगे आखिरी सांस तक। तो कभी भी अपने माँ बाप से जोर से बात करने से पहले, कुछ बदतमीजी करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि इस दुनिया में वो सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं जो आपको सच्चा प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं। वो सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं जो आपके साथ आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। पूरी जगन्नाथ का मंदिर बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं और वहाँ पूजा करना एक बहुत बड़ी बात है। उसी पूरी जगन्नाथ के मंदिर में हेमा मालिनी भी पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन हेमा जी के वहां जाने के बाद, पूजा करने के बाद हंगामा हो गया है। जो मंदिर के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने हेमा जी पर FIR करा दी है। उनका कहना यह है कि हेमा जी एक पापी औरत है, हेमा जी को मंदिर में घुसने किसने दिया, हेमा जी मंदिर में पूजा कैसे कर सकती हैं, अगर हेमा जी ने मंदिर में पूजा की है तो उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब धर्म जी ने और हेमा मालिनी ने शादी की तो उस वक्त धर्म जी शादीशुदा थे। जाहिर सी बात है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, तो धर्म जी मुसलमान बन गए थे, झूठे मुसलमान, सिर्फ शादी करने के लिए मुसलमान। और हेमा जी भी मुसलमान बनी थी, तो धर्म जी ने और हेमा जी ने मुसलमान बन के दूसरी शादी की थी। तो उस हिसाब से हेमा आज भी मुसलमान है, धर्म जी आज भी मुसलमान है, वो भले ही इस्लाम को माने या ना माने। और यही वजह है कि मंदिर वालों का कहना यह है कि हेमा जी एक मुस्लिम है और उसने मंदिर में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि मंसूर और आमिर ने एक फिल्म बनाई थी मन, वो फिल्म मन नहीं थी, अकेले हम अकेले तुम थी। उस गलती के लिए सॉरी। फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर है AR मुरुगदास। जब पिंक विला ने मुरुगदास से पूछा कि भाई साहब आपकी फिल्म की कहानी क्या है, तो मुरुगदास ने कहा कि मैं अपनी फिल्म की कहानी रिवील नहीं कर सकता। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब से बॉलीवुड में फिल्में बन रही है आज तक जब भी किसी फिल्म का प्रमोशन होता है तो जाहिर सी बात है पत्रकार पूछते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है, और 2-4 लाइनों में सभी अपनी फिल्म की कहानी बताते हैं कि भाई ये लव स्टोरी है, ये हॉरर है, ये एक्शन है, ये है। लेकिन मुरुगदास भाई ने कहा कि मैं तो अपनी कहानी के बारे में एक वर्ड भी आपको नहीं बताऊंगा, मैं अपनी कहानी को रिवील नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, अगर एक डायरेक्टर इस कदर डरा हुआ है कि वो 4 लाइनों में भी अपनी कहानी को नहीं बता सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हकीकत बात यह है कि जो मुरुगदास की तमिल फिल्म है सरकार, उसी फिल्म का रीमेक है भगंदर। तो जाहिर सी बात है मुरुगदास दुनिया को यह नहीं बताना चाहता कि उसकी फिल्म उसी फिल्म का रीमेक है। मैं मुरुगदास से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह आप कब तक छुपा सकोगे? भाई आपकी फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। जिस दिन आपकी फिल्म रिलीज होगी उस दिन 12 बजे तक पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा कि आपकी फिल्म की कहानी क्या है। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि जब पहला शो चालू होता है उसके 1 घंटे के बाद ही दुनिया को पता चल चुका होता है कि उस फिल्म की कहानी क्या है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि AR मुरुगदास ने डिसाइड किया है कि वो ट्रेलर भी रिलीज नहीं करेगा, सिर्फ कहानी छुपाने के लिए। अरे भाई साहब, फिल्म आपने पब्लिक के लिए बनाई है, पब्लिक के सामने फिल्म जानी ही जानी है,
पब्लिक को कहानी का पता चलना ही चलना है। आप क्या कर लोगे, कैसे रोक दोगे पब्लिक को कहानी जानने से यार? तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी। उनको कहना चाहिए था कि हाँ भाई, हमारी फिल्म तमिल फिल्म सरकार की रीमेक है, लेकिन हमने इस फिल्म में कुछ चेंजेस किए हैं। क्योंकि अगर फिल्म के बनाने वाले इस बात को छुपाएंगे, कहानी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, ट्रेलर भी रिलीज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस दिन फिल्म रिलीज होगी और जब दुनिया को पता चलेगा कि ये वही कहानी है जो सरकार की कहानी है, तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और फिर लोग इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 22 तारीख को इस साल का IPL सीजन चालू होने वाला है और पहले दिन परफॉर्म करने वाले हैं शाहरुख खान साहब, प्रियंका चोपड़ा और बुढ़ऊ भाई। बुढ़ऊ भाई भी परफॉर्म करेंगे, बताओ क्या जमाना आ गया। क्या क्या देखना पड़ेगा, समझ में बात नहीं आ रही। वो आदमी जो सही से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, जिसका पेट इतना बड़ा है, कैमरा पेट पे मार नहीं सकते, क्लोजअप दिखा नहीं सकते, वो आदमी परफॉर्म करेगा। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो गुरुजी, कुछ तो खौफ खाओ भाई साहब। मेरा कल का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सलमान बहुत लोगों की हेल्प करता है और भाई अपना बहुत पैसा खर्चा करता है लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, मैं पहले भी एक बार ये बात बता चुका हूं, मैं फिर से आपको बता दूं कि सलमान एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता किसी की हेल्प करने के लिए। सलमान वो आदमी है जो अपना बुखार भी किसी को नहीं देगा हेल्प करने के लिए। अगर सलमान इतने पैसे खर्च करता है दुनिया की हेल्प करने के लिए भाई, तो सलमान के 2 भाई और हैं, वो क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए फिर तो। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एनजीओ है। और एनजीओ का मतलब क्या है? एनजीओ का मतलब है सरकार को उल्लू बनाना, टैक्स बचाना और पब्लिक को भी बेवकूफ बनाना। एक्चुअली सलमान कैसे हेल्प करता है, क्या होता है भाई? सलमान कम से कम 400-500 करोड़ रुपए सालाना कमाता ही है। 30% टैक्स देना होता है, यानी कि सलमान को साल में भरना पड़ेगा कम से कम 150 करोड़ रुपए का टैक्स। लेकिन सलमान 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरता। सलमान ने एक एनजीओ बनाया हुआ है और ये जो तकरीबन 150 करोड़ रुपए का टैक्स होता है, ये पैसा वो एनजीओ में डाल देता है और फिर एनजीओ में खर्चा दिखाता है, सरकार को बताता है कि देखो मैंने गरीबों की हेल्प की और मैंने ये 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गरीबों के लिए। तो जिस पैसे से सलमान लोगों की हेल्प कर रहा है वो किसका पैसा है? वो सलमान का पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है। और हेल्प कैसे लोगों की जाती है? अगर आपको याद हो, जब कोरियोग्राफर रेमो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो उसका बिल सलमान ने पे किया। क्यों? रेमो फकीर है, रेमो के पास पैसे नहीं है। क्या रेमो के पास 5-10 लाख रुपए भी नहीं है? हैं। लेकिन सलमान ने कहा कि भाई आपका बिल पे तो मैं करूंगा ना, आपको जरूरत क्या है पे करने की? तो अगर रेमो का बिल 10 लाख रुपए पे किया होगा तो सलमान ने बुक में कितना दिखाया? 1 करोड़ रुपए। तो कितने का फायदा हुआ सलमान को? 90 लाख का। 10 लाख रुपए खर्च किए, 90 लाख रुपए का फायदा हो गया, बात खत्म। तो जो सलमान के एनजीओ ह्यूमन बीइंग का काम है वो ठीक इसी तरह चलता है। अगर 5 साइकिल बांटता है तो बुक में लिखता है कि 500 साइकिल बांटी है पब्लिक में, और बुक में कितने पैसे चढ़ गए? 500 साइकिल के। लेकिन रियल में कितने दिए? सिर्फ 5 साइकिल। तो बाकी 495 साइकिलों का पैसा किसको बचा? सलमान खान को। तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि सलमान अपने पैसे खर्च करके किसी की हेल्प करता है। नहीं, अगर सलमान किसी पर पैसा खर्चा करता है, किसी का बिल पे करता है, तो उसमें भी सलमान को प्रॉफिट है। सलमान साल का तकरीबन 150 करोड़ रुपए टैक्स बचाता है। उन 150 करोड़ रुपए में से मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि 15, 20, 25 करोड़ रुपए खर्च करता होगा, 100-125 करोड़ रुपए बचाता है और सरकार को बताता है कि देखो मैंने तो ये पैसे पब्लिक पर खर्च किए हैं, दुनिया वालों की हेल्प की है। तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए कि सलमान 1 रुपया भी अपनी जेब से खर्च करता है किसी की हेल्प करने के लिए। बताया जा रहा है कि इस साल बच्चन साहब ने तकरीबन 125 या 150 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। समझ लो कि बच्चन साहब को टैक्स नहीं भरना है, तो बच्चन साहब कुछ लोगों की हेल्प करेंगे और कहेंगे कि देखो भाई ये पैसे तो मैंने पब्लिक की हेल्प करने के लिए खर्च कर दिए हैं, और वो सरकार को टैक्स नहीं देंगे। लेकिन बच्चन साहब ऐसा नहीं करेंगे। बच्चन साहब ईमानदार आदमी है, बच्चन साहब ने जो टैक्स देना है वो देते हैं। बच्चन साहब को ये हेराफेरी नहीं करनी है। फिल्म भगंदर ईद पर रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के अब तक 3 गाने रिलीज हो चुके हैं। पहले 2 गाने रिलीज हुए थे, दोनों नहीं चले। टीजर आया था,
उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है उस टीजर को देखकर बहुत लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि फिल्म देखनी ही नहीं है। और जो तीसरा गाना आया है उसके अल्फाज है नाच सिकंदर। आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी सही से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसको कहा जा रहा है कि नाच सिकंदर। एक बंगाली एक्टर है साकिब, जो ड्रेस उसने बेचारे ने अपने गाने में पहनी थी वो सेम ड्रेस बुढ़ऊ ने इस गाने में पहनी है, यानी कि ड्रेस भी चोरी कर ली है। बाकी खत्म। गाने को कोरियोग्राफ किया है अहमद खान ने। अहमद खान का बेचारे का वो हाल था कि रजिया गुंडों में फंस गई, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी अहमद का दोस्त और सल्लू भाई भी अहमद का दोस्त। तो जाहिर सी बात है अहमद उनको मना कर नहीं सकता था, और अहमद को यह भी पता था कि ये भाई तो नाच नहीं सकता, तो गाना कोरियोग्राफ करूं तो कैसे करूं। ऊपर से बोल ऐसे हैं कि नाच सिकंदर, तो किसको नचाऊं, कैसे नचाऊं। लेकिन एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। जाहिर सी बात है जब अहमद भाई को बोला गया था कि कोरियोग्राफी आपको करनी है तो उनको करनी ही थी। तो पूरे गाने में अहमद भाई ने सिर्फ 4 डांस स्टेप रखे हैं। एक तो हाथ में रुमाल लेके ऐसे घुमाया जा रहा है, एक डांस स्टेप तो ये है, ये डांस है। और एक दूसरा डांस स्टेप है जो गाने में तकरीबन 3 बार रखा गया है। एक बार शूट किया और उसी को गाने में 3 जगह डाल दिया। वो है कि बुढ़ऊ ऐसे पीछे लेट जाता है, कुछ लड़के उसको पकड़ लेते हैं और फिर बुढ़ऊ एक पैर ऐसे 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 पैर करता है। ये डांस है। अबे भाई ऐसे मुर्गा चलता है, डांस नहीं होता है यार, क्या कर रहे हो भाई साहब। और एक और बहुत ही कमाल का डांस स्टेप है। बताओ ये डांस है। अरे अहमद भाई क्लियर बोल देते हैं कि भाई इसको मैं कैसे नचाऊं यार, पेट इतना बड़ा है। और अहमद भाई ने गाना शूट कैसे किया है, या तो एकदम क्लोजअप रखा है कि कैमरा यहां के नीचे ना जाए, इतना बड़ा पेट ना दिखे, सिर्फ चेहरा दिखे, या फिर एकदम वाइड शॉट लिया है, कैमरा बहुत दूर रखा है कि पेट नजर ही ना आए। और चेहरे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में अगर कोई आदमी 100 साल का बुढ़ा भी है तो उसको भी 15-20 साल का लौंडा दिखाया जा सकता है। वीएफएक्स से चेहरा तो कैसा भी बनाया जा सकता है, तो वो तो अच्छा ही दिखना है, जाहिर सी बात है। कहने का मतलब यह है कि तीसरा गाना भी बहुत ही वाहियात है, घटिया है। ये गाना भी सुपर डुपर डिजास्टर ही होना है, चलना नहीं है। और जब सारे गाने डिजास्टर हो चुके, टीजर डिजास्टर हो चुका, ट्रेलर दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिल्म का क्या होगा भाई। फिल्म का वही होगा जो होना चाहिए। फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। दोस्तों कल जो मैंने बुढ़ऊ के बारे में वीडियो बनाया था उसको देखकर बहुत सारे मेरे हिंदू दोस्तों ने ऐतराज जताया है। उनको ऐसा लग रहा है कि उस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा वो उनके खिलाफ कहा। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने हिंदू फॉलोअर्स दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली मुझे किसी भी हिंदू फॉलोअर ने ये नहीं कहा कि मुझे सल्लू की फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे उसकी फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ ख़राब फिल्म को, अच्छी फिल्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ जो गालियाँ दी है वो मुसलमानों ने दी है। उनका कहना यह है कि क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है, तो मुझे उसको किसी भी हाल में सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसकी ख़राब फिल्म भी है उसको भी 5 स्टार देने चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरा कहना यह है कि भाई कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सब मेरे लिए बराबर है बॉलीवुड में। मैं किसी भी एक एक्टर को इसलिए सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि वो मुस्लिम है। तो उस वीडियो में मैंने जो भी कुछ कहा वो ना ही तो मैंने अपने हिंदू भाइयों के लिए कहा और ना ही उन मुसलमान भाइयों के लिए कहा जिन्होंने मुझे गालियां नहीं दी, जो मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भी मुसलमान हूं, वो भी मुसलमान है, तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे शायद तकरीबन 5% लोग ही हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, वो भी मुसलमान है, तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। 95% मुस्लिम भी वो है जो मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है। 95% मुस्लिम मुझे बिल्कुल गालियां नहीं दे रहे हैं। 95% मुस्लिम्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो जो कुछ भी मैंने उस वीडियो में कहा, ना ही तो मेरे हिंदू भाइयों के लिए है, ना ही मेरे उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो गालियां नहीं दे रहे हैं। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पागल लोगों के लिए था जो बूढ़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं कि वो बूढ़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बूढ़ों को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे गालियां दोगे। क्यों दोगे भाई? सन्नी देओल की फिल्म जाट भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। ईद पर भगंदर रिलीज हो रही है और एक हफ्ते के बाद यानी कि 10 अप्रैल को सन्नी देओल की फिल्म जाट रिलीज हो रही है।
इसमें रणदीप हुड्डा भी है। मैं ये बता दूं कि गदर 2 के बाद ये सन्नी देओल की पहली फिल्म रिलीज हो रही है और ये एक एक्शन फिल्म है और आप यकीन कीजिए इस फिल्म की ट्रेंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँगा अगर ये फिल्म पहले दिन 15-20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर जाएगी। तो आमिर खान ने अपनी चौथी बीवी को दुनिया के सामने रिवील कर दिया है, दुनिया को बता दिया है कि भाई ये है गौरी जो मेरी चौथी बीवी है। और ये सुनकर और देखकर बहुत सारे लोग आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आमिर के घर वाले भी आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आमिर की बेटी भी आमिर को क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन बॉलीवुड में एक और आमिर खान जैसा ही नंगा आदमी है, उसका नाम है विक्रम भट्ट। वो बंदा आमिर खान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी नंगा है, वो भी नंगा है और नंगा नंगे को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसको सपोर्ट करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि आमिर खान और विक्रम भट्ट बिल्कुल 100% सेम टू सेम है, 1% भी दोनों में कमी नहीं है भाई साहब। ये दोनों ही वो हैं कि जब किसी लड़की को देखते हैं तो सीधे ही उसके पैरों में पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं कि बस उसके बिना ये जी नहीं सकती। ये दोनों सेम है बिल्कुल 100%। जब कभी अमीषा पटेल जवान हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो वो इसी विक्रम भट्ट के साथ रहा करती थी और यही विक्रम भट्ट है जिसने उसको बोला था कि अपने माँ बाप पर केस कर दे। इसके साथ रहते हुए ही उस लड़की ने अपने माँ बाप पर केस किया था और आज तक अमीषा की उसके माँ बाप के साथ सुलह नहीं हुई, उनके साथ बोलचाल नहीं है। ये ऐसा आदमी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा नंगा आदमी अगर आमिर को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई। अगले हफ्ते बुढ़ऊ की फिल्म बगंदर रिलीज हो रही है। तो अब एक हफ्ता पहले बुढ़ऊ ने कहीं किसी गांव में एक कैंप लगाया है जहां वहां के आसपास के लोगों की आंखें चेक हो रही हैं फ्री। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे गांव में, शहरों में फ्री आई चेकअप कैंप लगते ही रहते हैं। बस वैसा ही कुछ बुढ़ऊ ने लगाया है, बाकायदा मीडिया को बताया है कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, कितना कमाल का काम कर रहा हूं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह आदमी अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। अगर उस कैंप पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे तो ये एनजीओ की बुक में पता है कितने लिखेगा? कम से कम 5 करोड़ रुपए लिखेगा। अब सरकार का कौन आदमी वहां आ रहा है चेक करने के लिए कि वाकई 5 करोड़ खर्च हुए हैं या 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इसने तो बुक में दिखाना है 5 करोड़ रुपए। तो इसका तो फायदा ही फायदा है ऐसे काम करके, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे काम करता है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये देखो कितना बढ़िया आदमी है और अपने पैसे खर्च करके लोगों की हेल्प कर रहा है। देख रहे हो मतलब कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। मतलब इसको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो सब पागल है, सिर्फ यही एक होशियार है। अरे भाई साहब तू इतना बड़ा होशियार नहीं है, वैसे भी तू अनपढ़ है, 10वीं फेल है, तो तेरे में क्या ही होशियारी हो सकती है। आज एक फिल्म रिलीज हुई है पिंटू की पप्पी। इसके निर्माता है गणेश आचार्य और डायरेक्टर है शिव। इस फिल्म को मध्य प्रदेश में शूट किया गया है। मध्य प्रदेश की एक गांव की कहानी बताई गई है। आपको पता ही है कि कुछ सालों पहले सुशांत का देहांत हो गया था। अब एक सुशांत नाम के लड़के को ही इस फिल्म में लॉन्च किया गया है। इस लड़के की प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो भी गर्लफ्रेंड बनती है ये उसको पप्पी कर लेता है और जैसे ही ये पप्पी करता है वैसे ही उस लड़की की किसी और से शादी हो जाती है। ये फिर अकेला रह जाता है, फिर कोई दूसरी गर्लफ्रेंड मिलती है, ये फिर उसको पप्पी कर लेता है, फिर उसकी शादी किसी और से हो जाती है, ये फिर अकेला रह जाता है। इसके बाद जब एक लड़की इसकी गर्लफ्रेंड बनती है तो ये उसको पप्पी नहीं करता। ये कहता है कि मुझे पप्पी नहीं करनी क्योंकि इसको पता है कि अगर ये पप्पी करेगा तो उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुझ में कुछ खराबी है, तू सही लड़का नहीं है, तो मुझे तेरे साथ नहीं रहना। अब ये बेचारा क्या करे, मजबूरी में ये फिर उसको पप्पी कर लेता है, फिर उसकी शादी किसी और से हो जाती है, फिर अकेला रह जाता है। समझ रहे हो। लड़के के मामा का रोल किया है गणेश आचार्य ने। तो जब मामा को पता चलता है कि भाई उसके भांजे की पप्पी में इतनी ताकत है कि वो जिस लड़की को भी पप्पी कर लेता है उसकी शादी हो जाती है, तो वो इसी काम को बिजनेस बना लेता है। मामा और भांजा मिलकर एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम है शादी पक्की। अब ये दुनिया को बताते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो हमारे पास लाइए, हम शादी करा देंगे गारंटी के साथ। अब जो भी लड़की इनकी कंपनी में आती है, लड़का उसके गाल पर पप्पी कर लेता है और उसकी शादी हो जाती है। ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है। तो उस इलाके में जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो सभी इस कंपनी में आने लगती है और सबकी शादियां फटाफट होने लगती है। ये इन दोनों का बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां आने लगती है, वहां पप्पी लेने का टाइम नहीं बचता इनके पास। अब ये मामा भांजे बहुत अमीर हो जाते हैं और उस एरिया के नेताओं को और गुंडों को भी पता चल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो कहां छोड़ने वाले थे।
तो नेता भी इनके पास पहुंच जाता है, गुंडा भी इनके पास पहुंच जाता है, कव्वा बिरयानी। वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी शादी नहीं हुई, वो कहता है कि भाई तुम लड़कियों की शादी करा रहे हो तो मेरी भी शादी कराओ। लड़का कहता है कि देखो भाई, अगर मैं लड़की को पप्पी करता हूं तो उसकी शादी हो जाती है, तुम लड़के हो, तुम्हारी पप्पी करूंगा तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। अब आगे मामा भांजा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले 2-3 राइटर्स ने लिखा है और ठीक है। डायलॉग्स भी 2-3 राइटर्स ने लिखे हैं, डायलॉग्स भी ठीक है। गणेश आचार्य एक कोरियोग्राफर है तो जाहिर सी बात है म्यूजिक भी ठीक है। और गणेश ने सभी गाने खुद ही कोरियोग्राफ किए हैं तो अच्छे से किए हैं। डायरेक्टर शिव की ये पहली फिल्म है और उसने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, उसने मेहनत की और उसकी मेहनत पर्दे पर दिखती है। गणेश ने इस फिल्म को अच्छे बड़े स्केल पे शूट किया है, काफी पैसे खर्च किए हैं और काफी मेहनत भी की है, लेकिन फिल्म में सबसे बड़ा रोल भी गणेश आचार्य का ही है। और मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि गणेश ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, बढ़िया एक्टिंग की है। मुझे लगता है इस फिल्म के बाद गणेश को और भी फिल्मों में काम मिलेगा। इस फिल्म में 2 नई लड़कियों को भी लॉन्च किया गया है, एक का नाम है विधि और दूसरी का नाम है जानिया जोशी। दोनों लड़कियों ने पहली फिल्म के हिसाब से ठीक एक्टिंग की है, दोनों लड़कियां सुंदर भी लगी हैं। मेरे ख्याल में गणेश आचार्य की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि उसने इतने पैसे खर्च करके 3 नए लड़के लड़कियों को लॉन्च किया है। गणेश बॉलीवुड को नए हीरो देने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म का रिव्यू बहुत सारे क्रिटिक्स ने किया है, जोगिंदर ने भी इसका रिव्यू किया है। जोगिंदर के हिसाब से बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसको देखा जाना चाहिए। जोगिंदर ने दिए हैं इस फिल्म को 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब बहुत अच्छा है। हंगामा की टीम ने भी इस फिल्म का रिव्यू किया है और उनका कहना यह है कि जो नए लड़के लड़कियों को इस फिल्म में लॉन्च किया गया है वो अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग हैं और आगे चलकर वो स्टार बन सकते हैं। हंगामा की टीम ने भी इस फिल्म को 2 स्टार दिए हैं। एनडीटीवी ने, एबीपी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, पंजाब केसरी ने, बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म का रिव्यू किया है। उन सभी का कहना यह है कि जो नया लड़का लॉन्च किया गया है उसने बढ़िया डांस किया है, बढ़िया एक्टिंग की है, आगे चलकर ये लड़का अच्छा कामयाब हीरो बन सकता है। इन सभी क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि जो इस फिल्म में 2 लड़कियां लॉन्च की गई हैं वो भी सुंदर हैं और उन्होंने भी ठीक एक्टिंग की है। इन सभी क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि ये फिल्म ठीक है, इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। जो नए लड़के लड़कियों को इस फिल्म में लॉन्च किया गया है उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि बॉलीवुड को नए लड़के लड़कियां मिल सकें। अब जबकि सभी क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म ठीक है, इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, जो नए लड़के लड़कियां हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप भी अगर ट्राई कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, टाइम है, तो मेरे ख्याल में आपको भी ट्राई कर लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। नए लड़के लड़कियों की हौसला अफजाई आपको भी कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा आज का ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।